सो हाई एवरीवन, दिस इज सी ए मेघा सिंघल। तो आज हम यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट के अकाउंट्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने उसकी 25 एमसीक्यूज ही आपको सॉल्व करवाए थे, बट हमारे एमसीक्यूज अभी पेंडिंग बचे हुए थे। तो बचे हुए जो 25 एमसीक्यूज है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस बिगिन। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैं बीच में वीडियो नहीं ला पा रही थी, बट अब कंटिन्यूसली मेरी वीडियोज़ आएंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? मेन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग अ प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप लोग मुझे बताइए कि हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। देखो, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन होता क्या है कि एक, आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या करते हो आप? सपोज 1 लाख की मशीनरी थी, आपने उसके ऊपर 10% दैट इज़ 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। तो अब आप क्या करोगे? 10,000 तो इसको पीएनएल में ले जाओगे डेप्रिसिएशन, और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। ये एसेट्स में से 10,000 माइनस हो गया, तो अब बुक्स में आपकी 90,000 की वैल्यू दिखेगी उसकी, आपके एसेट की। लेकिन जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो तो हर साल ये वाली अमाउंट 10,000 की आप एसेट्स में बुक ना करने की बजाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन में लेकर जाओगे। एसेट्स आपका एज इट इज़ दिखता है, जितने की ओरिजिनल वैल्यू थी उतने पे ही आपका एसेट दिखेगा। तो आप ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू है वो मेंटेन रहे। हमेशा हमारा एसेट्स हमें ओरिजिनल कॉस्ट पे पता चल जाए कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी। ठीक है। सो अब देखिए ऑप्शंस क्या है। एसेट गेट एग्जॉस्टेड, टैक्स इज सेव्ड, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट रिमेन नोन। यस, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरर्स लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आर रेक्टिफाइड थ्रू। देखो आपने क्या करा, जब आपने ट्रायल बैलेंस मतलब टीबी बनाया, उससे पहले ही जो एरर्स थी वो रेक्टिफाई कर ली। तो वो कौन सी एंट्रीज हैं और आपने उसको कैसे रेक्टिफाई करा होगा? ट्रायल बैलेंस से पहले आप क्या बनाते हो? या तो जर्नल बनाते हो पहले, उसके बाद आप क्या बनाते हो? लेजर्स बनाते हो। तो आपने कैसे करा होगा? आपको याद होगा हम एंट्री पास करते थे। अगर हमें ट्रायल से पहले ही गलती पता चल जाए तो हम एक जर्नल एंट्री पास करके उसको सही करते थे, और उन जर्नल एंट्री को क्या बोलते थे? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। क्या होती थी वो? रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो कैश बुक नहीं, कैश बुक से कैसे करोगे? पीएल नहीं, वो उसके बाद बनता है। ये लेज़र भी नहीं, इट इज़ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम इसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग का क्या इफेक्ट होता है ट्रायल बैलेंस पे? देखो कंपनसेटिंग एरर्स कौन सी होती हैं? कंपनसेटिंग एरर्स आपकी वो होती हैं जिनका इफेक्ट बोथ साइड्स पे पड़ता है। क्या पड़ता है? बोथ साइड्स। दैट मीन्स कि उसका इफेक्ट डेबिट साइड भी पड़ा होगा और क्रेडिट साइड भी पड़ा होगा। तो उससे क्या होगा? जो आपका ट्रायल बैलेंस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल जो होगा वो हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि डेबिट साइड अगर 10,000 डेबिट साइड में आए तो 10,000 क्रेडिट में भी आए, तो नेट इफेक्ट तो ज़ीरो हो गया ना। नेट इफेक्ट पता ही नहीं चला। इसलिए क्या होता है कि जब कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं तो उस केस में आपका जो टीबी है वो सेम रहता है। डैट मीन्स कि उसका टोटल फिर भी मैच कर रहा होता है। सो इट इज़, तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ट्रायल बैलेंस स्टिल अग्रीज। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैम्पल इज डेबिटेड टू। आपको पता है कि बिजनेस में हम कई बार क्या करते हैं? फ्री सैम्पल गुड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यों करते हैं? मार्केटिंग का एक पार्ट होता है कि भाई जब तक आप लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाओगे नहीं फ्री में, जैसे आप क्या करते हो, दुकानदार को देते हो ताकि वो अपने लोगों को दे, सैम्पल दिखाए फ्री में उसका। तो अगर उनको पसंद आएगा तभी उसकी सेल बढ़ेगी ना। तो वो क्यों करते हैं? सॉरी, उसका मतलब अब इसका अकाउंटिंग इफेक्ट देखना है कि अकाउंटिंग क्या इफेक्ट होता है। आप उसको डेबिट कौन से अकाउंट में करते हो मुझे बताओ? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल तो कहीं से ही आ गया। सेल्स में, एडवर्टीजमेंट में, या परचेज अकाउंट में? अगर आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री आप पास करोगे? देखो उसको आप डेबिट करते हो एडवर्टीजमेंट अकाउंट में।
क्या होता है, वो आपके एडवर्टीजमेंट का खर्चा माना जाता है कि हमने एडवर्टाइज करा तो उसका ये खर्चा बुक कर लेते हैं हम, तो आप इसको एडवर्टीजमेंट में डेबिट करते हैं और आपको पता है एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, देखो ये दो तरीके होते हैं, तो कैश बेसिस पे आप रिकॉर्ड करो या फिर अक्रूवल बेसिस पे। तो कैश बेसिस में क्या होता है कि एज एंड व्हेन अकर्ड, एज एंड व्हेन अकर्ड, जब आपका खर्चा होता है आप तभी उसको रिकॉर्ड करोगे। पर अक्रूवल में जब वो ड्यू हो जाता है, एज एंड व्हेन ड्यू या फिर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, तब आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो जब आपका खर्चा होगा आप अपनी बुक्स में उसको तभी बुक करोगे, ठीक है। तो क्या है, ओनली व्हेन बिल इज पेड, नहीं ये कैश में होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, जैसे ही खर्चा होगा, जैसे ही वो ड्यू होगा आप उसको बुक करोगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ पेमेंट, यस आपका एक्सपेंस आपने कर दिया, आपने पेमेंट करी नहीं करी ये नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है। अगर आपने एक्सपेंस खर्चा कर दिया है उसका तो आपको अपनी बुक्स में उसे बुक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन। सस्पेंस अकाउंट आप कब खोलते हो? ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये कि सस्पेंस है, अभी उसके बारे में हमें नहीं पता। तो सस्पेंस आपको याद होगा हम कब खोलते थे कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं कर रहा होता, डेबिट और क्रेडिट साइड, आपको पता है इन दोनों का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए। और अगर इनमें डिफरेंस आता है तो सपोज इस साइड कम आ रहा है तो यहाँ पे आप बैलेंस सीडी बीडी नहीं करते हो, यहाँ पे लिखते हो सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कब खोलते हैं? जब आपका टीवी का टोटल मैच नहीं करता। सो इट इज सी, ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हु इज ड्रॉअर। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हम कहाँ पे पढ़ते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम पढ़ते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जिसमें क्या होता है, एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है और एक पेई होता है। तो अब ये पूछ रहे हैं इनमें से ड्रॉअर कौन होता है? वन हु मेक्स द बिल, जो बिल को बनाता है। सेकंड, वन हु एक्सेप्ट्स द बिल, कि वो बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर जिसको फाइनली पेमेंट रिसीव होती है, या फिर बैंक। किसको बोलते हैं हम? ड्रॉअर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में। तो ड्रॉअर कौन होता है? वंस हु मेक्स द बिल, जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल को बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं। और जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है? ड्रॉई, द वन हु एक्सेप्ट्स द बिल। कोई सा भी आपसे पूछ सकते हैं। और पे कौन होगा? वन हु फाइनली रिसीव्स द पेमेंट। और क्या होता है कि ड्रॉअर और क्या नाम है, ड्रॉई और ये जो पे है वो एक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने बिल लिया अल्टीमेटली हो सकता है ना उसको भी पेमेंट मिल जाए। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बिल इज डिसऑनर्ड द डेटर्स अकाउंट इज। जब एक बिल डिसऑनर हो गया तो डेटर अकाउंट में उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो बिल का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज आपका कोई डेटर था, डेटर मीन्स आपको उससे पैसा लेना था, उससे पैसे लेने थे। तो अब हुआ क्या कि उसने आपको बिल दे दिया कोई, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब BOE दिया। अब वो क्या हुआ, बिल हो गया डिसऑनर, मतलब क्या, बिल उसके पेमेंट वगैरह नहीं आई। तो अब हुआ क्या होगा कि पहले उसने डेटर्स को क्रेडिट करा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डेबिट करके उसने डेटर को क्रेडिट करा होगा। पर जब उसकी पेमेंट नहीं आई तो उसने दोबारा से डेटर को ही डेबिट कर लिया होगा। तो क्या हुआ होगा? डेटर अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो आप बताओ इसका रीडेबिट, क्रेडिटेड, क्लोज, नलीफाइड। इट इज़ रीडेबिटेड, मतलब आपने उसको फिर से एक बार डेबिट कर लिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ मेनली सुटेबल फॉर। देखो आप क्या है, दो टाइप्स होती हैं बुक्स में अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का। एक होती है सिंगल एंट्री, एक होती है डबल एंट्री। आपने 11th से अभी तक जो भी पढ़ा वो डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, पर आपको याद होगा एक चैप्टर आपके 11th या 12th में हुआ करता था सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो इसमें हमें क्या बताया गया था कि जो मोस्टली छोटे दुकानदार होते हैं
उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम सुटेबल है, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप वाले। अदरवाइज क्या है, डबल एंट्री सिस्टम ही बेस्ट होता है। पर क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्मॉल है तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम भी कर सकते हो। सो इट इज़ ए स्मॉल बिजनेसेस या फिर सोल प्रोप्राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर टू असर्टेन कैपिटल अंडर विच सिस्टम। स्टेटमेंट याद करो, देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम किस में बनाते थे, जिससे हम कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। अभी उसके ऊपर इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इट इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो और इससे क्या होता है, हमारा कैपिटल निकलता है। ये कैसे करते हो, आपका कैपिटल नहीं आपको पता होता, बेसिकली आपके जितने भी एसेट्स होते हैं वो सब करे और माइनस आप अपनी लाइबिलिटीज़ कर देते हो कि ये सब तो मेरे पास है, ये मुझे पे करना है, तो बचा हुआ जो हो जाता है दैट इज़ योर कैपिटल। आ रही है बात समझ में, ऐसे करके हम उसमें कैपिटल निकालते हैं, हम रिवर्स जाते हैं। सो ये किस में होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में। कैश सिंगल, यस सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिजर्व इज क्रेडिटेड टू व्हाट पर्पस इन बिजनेस। सॉरी क्रिएटेड, रिजर्व को आप किस लिए क्रिएट करते हो, रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर व्हाट पर्पस इन बिजनेस, टू हाइड लॉसेस, अपने लॉसेस हाइड करने के लिए, फॉर फ्यूचर कंटिजेंसीज, फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ेगी इसलिए आप रिजर्व में क्रेडिट करते हो, या फिर अपना टैक्स सेव करने के लिए आप रिजर्व में क्रेडिट करते हो, और आप एक्सपेंस दिखाने के लिए। देखो रिजर्व का बेसिक पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत हो, कोई लॉस हो, तो आप क्या करो, आपके पास फंड पड़ा हो, उसमें से आप अपने पैसे यूज़ कर सको, इसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। होता क्या है कि कुछ अमाउंट तो आप अपना, जैसे आपका ये प्रॉफिट हुआ, कुछ तो आपने जैसे उनको दे दिया जो पार्टनर्स वगैरह होंगे, कुछ कुछ आपका रिजर्व्स में चला जाता है। मतलब अगर कंपनी है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी किस में चला जाएगा, रिजर्व्स में। ये वाला पैसा आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो ये वाला पैसा क्या होता है कि बेसिकली आप अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रख रहे हो कि कोई ज़रूरत है, दिक्कत परेशानी है, तो आप उस टाइम इसको यूज़ कर सको। सो इट इज़ बी फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिजेंसी रिजर्व। मेन डिफरेंस बिटवीन कंटिजेंसी रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। कंटिजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व, इनके बीच में क्या फ़र्क होता है, ये आपको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा। बोथ आर लाइबिलिटीज़, बोथ आर एसेट्स, नो डिफरेंस, कोई फ़र्क ही नहीं है, या फिर स्पेसिफिक अनसर्टेन पर्पस वर्सेस जनरल पर्पस। बताइए क्या लग रहा है, बोथ आर लाइबिलिटीज एसेट्स, ये तो नहीं होगा, फ़र्क नहीं है, ये भी नहीं होगा। इट इज़ दिस कि होता क्या है, जो आपके कंटिजेंसीज लाइबिलिटीज़ हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती हैं, वर्सेस जो जनरल रिजर्व है ना, जनरल पर्पस, कि कुछ भी ज़रूरत पड़ी, जैसे एक आप बनाते हो DRR, मतलब डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो ऑब्वियस सी बात है ये आप किस लिए यूज़ करोगे, जब आप डिबेंचर्स का पैसा रिडीम करोगे आप उसके लिए यूज़ करने वाले हो, इसलिए आपने अलग से एक रिजर्व बना दिया। पर एक अगर जनरल रिजर्व है तो आप इसका पैसा किसी भी फंड के लिए किसी भी ज़रूरत में यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बात? यस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इफ़ देर इज़ अ लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट इट इज़ डेबिटेड टू। आपने कोई एसेट्स को सोल्ड करा, उसमें लॉस हुआ, कैसे, सपोज एसेट्स की आपकी वैल्यू थी 90,000, आपने सेल करा 50,000 में, तो आपको क्या हुआ, 40,000 का लॉस हो गया। तो अब आप इसको कौन से अकाउंट में लेके जाओगे, देखो एसेट्स में तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एसेट तो आपका बिक ही गया, एसेट तो बचा ही नहीं है, उसमें जा ही नहीं सकता। आप रिजर्व में लेके जाएंगे, PNL में लेके जाएंगे, या कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैसे आ जाएगा भाई, कैपिटल रिजर्व की तो बात ही नहीं है। अब रिजर्व में जाएगा या फिर ये PNL में जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, रिजर्व कहाँ से आएगा, आप 11th में भी करते थे, जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है एसेट्स को बेचते वक्त, आप उसको हमेशा PNL में ही लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रिटन डाउन वैल्यू रिड्यूसिंग मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। आपको पता है WDV में क्या होता है, परसेंटेज बेसिस पे होता है, और परसेंटेज किस पे लगाते हो, जो वैल्यू होती है, मतलब पहले 10 लाख थी,
10 लाख में से 10% माइनस कर दिया, मतलब कि क्या हुआ, आपने 1 लाख रुपए माइनस करे तो बचा कितना, 9 लाख रुपए। तो अब जो ये 10% लगेगा ये इस पे नहीं, इस पे लगेगा, मतलब अब 90,000 रुपये माइनस होंगे। आ रही है बात समझ में? तो होता क्या है, जो आपकी बची हुई वैल्यू होती है आप उस पर लगाते हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, मार्केट वैल्यू, सेल्स वैल्यू नहीं, डिमिनिशिंग वैल्यू मतलब संपत्ति के घटते हुई वही मूल्य पर, मतलब जो माइनस करके लेफ्ट आउट जो बची हुई थी अमाउंट, आपने उस पे क्या करा, अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो परसेंटेज। नेक्स्ट, while calculating profit under net worth statement of affairs, केयर इज टेकन फॉर, जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमने अभी देखा, हम किस में पढ़ते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम जब आप करते हो, तो इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना होता है कि ओनली केवल ऋण घटाना, मतलब डिडक्टिंग परचेज, जो भी आपने परचेज करे उनको माइनस करना है, इसका ध्यान रखना है। एडिंग ड्राइंग्स एंड डिडक्टिंग एडिशनल कैपिटल, या फिर सेल्स को ऐड करना है, कैलकुलेटिंग टैक्स। देखो आपको ध्यान होगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हमने जब ऊपर क्वेश्चन करा था तो किस लिए करा था, कैपिटल निकालने के लिए। तो परचेज, सेल, टैक्सेस, क्या ये आपके कैपिटल से रिलेटेड है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी आपका कैपिटल से रिलेटेड है, दैट इज़ कि अगर कोई भी ड्राइंग्स होंगी तो वो ऐड करनी पड़ेंगी, और कोई भी कैपिटल होगा तो वो लेस करना पड़ेगा। क्यों करा? क्योंकि हम इसमें रिवर्स जाते हैं। इज दैट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक इज नोन इन BRS एस, मतलब क्या हुआ, एक चेक था, वो आपने डिपॉजिट कर लिया पर बैंक ने भी कलेक्ट नहीं करा। दैट मीन्स कि आपने बुक्स मतलब जब आप अपनी कैश बुक बना रहे थे तो कैश बुक में तो आपका प्लस हो गया, पर पासबुक में वो अभी भी माइनस है। माइनस क्यों, मतलब माइनस इन द सेंस कि ऐड नहीं हुआ है। तो क्या है, डिडक्टेड फ्रॉम, अब BRS में उसको कैसे दिखाएंगे आप, डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस, कैश बुक में से आप उसका बैलेंस कम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बैलेंस, पासबुक में से डिडक्ट है वो, इट इज इग्नोर्ड, एडेड इन बोथ। मुझे बताइए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41, देखो आप इसमें दो चीज़ें हैं, अगर इसमें दे रखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक, अगर पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो उसमें से आप माइनस करेंगे, वो पासबुक में से डिडक्ट होगा। और क्योंकि यहाँ पे बैंक की बात कर रहा है तो हम ये मानते हैं कि वो एज पर पासबुक की बात कर रहा है, तो पासबुक में क्या होगा, आप उसको माइनस करेंगे। सो डिडक्टेड फ्रॉम पासबुक बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर्स एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब ओरिजिनल एंट्री की कोई गड़बड़ हो, ओरिजिनल एंट्री मतलब जब आपने इनिशियली एक आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, बेचा, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुआ, उसकी जब एंट्री करी होगी, जर्नल एंट्री करी होगी, उस टाइम पे जब आपने कोई गलती कर दी है, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड ओरिजिनली इन बोथ अकाउंट्स, गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पे। पर एक चीज़ ध्यान रखना, वो क्या कह रहे हैं कि बोथ अकाउंट्स, मतलब होता क्या है, जब आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है, पर अमाउंट दोनों में सेम आती है। तो दोनों ही अगर साइड में गलती हो गई तो उससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे आपका इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा, डेबिट साइड रॉन्ग रहेगी, ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नहीं होगी, या फिर एंट्री ओमिट हो गई होगी। सो इट इज़ सी। क्या है, जब दोनों साइड्स पे मिस्टेक हुई तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस का टोटल तो बराबर ही आएगा ना। अगर अगर ऐसा होता है एक जगह 500 एक जगह 5000 कर दिया तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस दिखेगा, पर अगर 500 की चीज़ थी, दोनों जगह 5000 रिकॉर्ड कर दिया, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं आएगा, दोनों जगह सेम रहेगा ना, ट्रायल बैलेंस आपका फिर भी मैच करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनपेड डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इज ट्रीटेड एज। जब आपका देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स अगर डिविडेंड के बेसिस पे देखें तो दो टाइप्स के होते हैं, क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। तो क्यूमुलेटिव कौन से होते हैं कि जैसे परसेंटेज है इनकी 10% प्रेफरेंस शेयर्स वाले हैं। तो भाई अगर एक साल कंपनी को लॉस हुआ तो इनको कुछ नहीं मिला, अब अगले साल जब प्रॉफिट हुआ तो इन्हें पिछले साल का 10% भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट और इस साल का भी। पर नॉन क्यूमुलेटिव वाले केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या हुआ कि अगर एक बार लॉस हुआ, अगली बार प्रॉफिट हुआ, तो ये सिर्फ अगली बार का ही 10% देगा, इसका वो नहीं देगा कुछ भी। आ रही बात समझ में? तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई अनपेड डिविडेंड है तो उसको कैसे ट्रीट करते हो आप, कि भाई आपको फ्यूचर में पे करना है, परमानेंटली लैप्स्ड नहीं। इसको इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट बना लेना अपनी कॉपीज़ में। नॉट अ लाइबिलिटी नहीं, एरियर्स पेबल इन फ्यूचर, यस वो आपके एरियर्स हैं जो कि आपको इन फ्यूचर में पे करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ का जो है आप इसको और इसको दोनों को साथ में पे करोगे, से आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट इज शेयर्ड इन विच रेशियोज अनलेस अदरवाइज, एक सेकेंड यार, स्टेटेड। अगर बताया गया नहीं है कि आपका प्रॉफिट रेशियो क्या है तो आप कौन से रेशियो में इसको डिवाइड करते हो, इक्वल रेशियो में, सेल्स रेशियो में, हमेशा कैपिटल रेशियो में, या फिर टाइम रेशियो में, कौन से रेशियो में आप डिवाइड करेंगे? देखो इक्वल, जॉइंट वेंचर में अगर प्रॉफिट आपका डिसाइड नहीं है तो आप क्या करते हो, इक्वली अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हो। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, indirect taxes like GST included in the price of goods are generally accounted for as। जो GST आपका इंक्लूड होता है गुड्स के प्राइस में तो आप उसको कैसे अकाउंट करते हो, कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हो? पार्ट ऑफ सेल्स रिवेन्यू, उसको सेल्स रिवेन्यू का पार्ट माना जाता है? आई डोंट थिंक सो, वो सेल्स का कैसे पार्ट हो जाएगा? पार्ट ऑफ परचेज कॉस्ट, परचेज का भी नहीं है। सेपरेट लाइबिलिटी अकाउंट नॉट पार्ट ऑफ परचेज सेल, यस आप उसको सेपरेटली ट्रीट करते हो कि भाई जीएसटी का पैसा कलेक्ट करा तो वो गवर्नमेंट को आगे पे हो जाएगा, ठीक है। और मतलब सॉरी, जैसे हाँ आपने सेल्स करी, जीएसटी का पैसा कलेक्ट करा तो उसको आप सेल्स का पार्ट नहीं बनाओगे, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पे होना है तो उनको अलग से चला जाएगा, तो आप उसका एक सेपरेट अकाउंट बनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, amortization of an intangible assets is generally known as। देखो होता क्या है, जो आपके टेंजिबल एसेट्स होते हैं उसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, जो इंटेंजिबल होते हैं जैसे गुडविल उसमें आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हो। बोथ मीनिंग सेम है कि इसका वैल्यू कम करनी है एसेट्स की। ये बस टेंजिबल के लिए हो गया और ये किसके लिए हो गया, इंटेंजिबल के लिए, ठीक है। तो अब अमोर्टाइजेशन वो क्या कह रहा है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल के लिए होता है, डिप्लीशन नेचुरल, राइट ऑफ ओनली अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट इज नोन एज, ये क्या था क्वेश्चन, इट इज अमोर्टाइजेशन ओनली। इसमें क्वेश्चन वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसको अमोर्टाइजेशन बोलोगे ना आप, ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ। अगला सवाल, अ डेल ट्रेडर एजेंट इज एक्स्ट्रा कमीशन इज गिवन एक्स्ट्रा कमीशन फॉर। उसको एक्स्ट्रा कमीशन क्यों दिया जाता है, डेल ट्रेडर एजेंट को एक्स्ट्रा कमीशन क्यों देते हैं? क्योंकि देखो होता क्या है कि वो क्या करता है, आपके डेट्स को गारंटी करता है। वो ये बोलता है कि आपके 5% से ज़्यादा या 2% से ज़्यादा पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन मैं इसके बदले में पैसा, उसके बदले में मुझे कमीशन चाहिए। ये कौन होते हैं एजेंट्स वगैरह, ये आपके पैसा कलेक्ट करके लाते हैं कि भाई आप नहीं कर पाओगे तो हम पैसा कलेक्ट करके लाएंगे। एक तो हो गया नॉर्मल एजेंट, तो उसको आप क्या करते हो, फीस देते हो। पर ये डेल ट्रेडर एजेंट हैं, ये गारंटी करते हैं कि इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा, ये हमारी गारंटी, अगर हुआ तो हम पैसे देंगे, तो इसलिए इनको एक्स्ट्रा इसके बदले में कमीशन भी चाहिए होता है। तो क्या होता है कि मेकिंग मोर सेल्स, सेल्स ज़्यादा कर देते हैं आपकी ये, नहीं।
गारंटिंग बैड डेट्स, यस ये बैड डेट्स गारंटी करते हैं कि आपका इससे ज़्यादा नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस स्टोरेज नहीं, जब भी पता चली गया है तो इस पर मार्क करते हैं। अगला सवाल, इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होते हो तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कब होती है? ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है मुझे बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मुझे अभी तक लगा। इमिडिएटली, जैसे ही गुड्स डिलीवर हुए, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट। देखो मैं बताती हूँ, दो मेथड है, एक होता है HPP हायर परचेज प्राइस, एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, एज एंड व्हेन जो आपने परचेज करा, आपने एक तरीके से कह लो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जैसी आप पे करते हैं वैसी क्या हो जाता है, आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पर इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, लास्ट जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट देते हो तब जाके आपके नाम पे एसेट ट्रांसफ़र होगा। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, हायर परचेज प्राइस और इंस्टॉलमेंट सिस्टम, हाई HPS हायर परचेज प्राइस या इंस्टॉलमेंट सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या होता है? अभी हमने ऊपर इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इट इज़ ओनरशिप का स्टेटस, कि ओनरशिप क्या होती है, HPP में तो एट द मोमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है, पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कब होती है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हो। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स अमाउंट ऑफ पेमेंट नहीं, इंटरेस्ट रेट नहीं, इट इज़ डी टाइमिंग ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम 50th क्वेश्चन पे आ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट, what is method against revenue of a period? What is matched against revenue of a period? क्या मैच करते हो आप? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेम पीरियड, उसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो जो कि उस पीरियड के बिलोंग करते हैं, सिर्फ कैश एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो। एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट पीरियड, इनकम ऑफ, भाई सिंपल है, ऑप्शन देख के समझ आ रहा है कि हमने ऊपर भी देखा था कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया तो आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, कि जिस टाइम का आप रिवेन्यू बुक कर रहे हो उसी पीरियड का आप क्या करोगे, एक्सपेंसेस को बुक करोगे। फॉर एग्जांपल आपने रिवेन्यू बुक करा है अप्रैल टू मार्च, तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी अप्रैल टू मार्च ही बुक होंगे। इज़ दैट क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए। सो इसी के साथ हमारे 50 MCQs कंप्लीट होते हैं। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा कि PDF मैंने शेयर करी थी आप लोगों के साथ तो टेलीग्राम पे नहीं, मैं एक बार दोबारा कर दूंगी, या फिर मुझे आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर PDF चाहिए तो मैंने शेयर नहीं करी है तो आई विल शेयर दैट अगेन। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए आप इन सब की प्रैक्टिस करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो बाय बाय।